करेंगे, कंसेप्ट के क्वेश्चन टोटल करेंगे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को भी कंबाइन किया गया है, संभावित प्रश्न भी रहेंगे और आपके नए सिलेबस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग उस लेवल के यहाँ पे प्रश्न करने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार रहिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद और वंदे मातरम। साथियों, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, श्रीमान है जायसवाल सर, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि किसी संख्या का 4/5वां हिस्सा का 20% 60 है तो वह संख्या क्या होगी। ये आपके पिछली बार पूछा गया प्रश्न था, तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था। इस बार भी कोई संख्याएं चेंज करके पूछा जा सकता है। तो जो हमारा प्रश्न कहता है वही हमें करते जाना है। किसी संख्या का 4/5वां हिस्सा, मान लेते वह संख्या x है, उसका 4/5वां हिस्से का 20% का मतलब होता है गुणा 20% का मतलब होता है क्या होता है 20/100%। का मतलब ये होता है किसके बराबर है 60 है, यानी 60 के बराबर है। ये हमारा लिख गया। इसके बाद हमें अब इसको सोल्यूशन निकाल लेना है। तो 20/100, 20×5 तो 1/5 होता है, तो 55 हो जाएगा, यानी 4x/25 बराबर 60 आ गया। कितना आ गया 4x बराबर 1/25 था, तो यहाँ पे हमारा 25 था, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे बराबर में जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 25/60 गुणे 4 कर लेना है। 4 से इसे काटे 15 चौको 60, 15 गुणे 25 करिए कितना आ जाएगा। जब आप 15 गुणे 25 करेंगे तो 375 जो दिया गया है वह आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 15 गुणे 25 करके देखिए, 15×5 = 75 और आगे आपकी जो संख्या आ जाएगी वह 375 हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। सभी लोग समझ रहे हैं, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद। मैथ्स बिल्कुल आसान लगेगी, इजीली लगेगी, क्वेश्चन को समझ के चलना है। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आपको कमेंट करके फीडबैक करके बता देना। अगला है 15 इकाइयाँ 20 दाइयाँ 12 सैकड़े। इससे एक प्रश्न आना ही आना, ये ध्यान रखिएगा। 15 इकाई का मतलब होता है 15, 20 दहाई का मतलब 20 गुणे 10 करेंगे तो 200 आ जाएगा। 12 सैकड़ा मतलब होता है 12 सैकड़ा मतलब 1200 हो जाएगा। तो अब इसको प्लस कर लेना है, तो 15 आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 14 15 हमारा इसका योग आ रहा है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह आप लोगों का सही हो जाएगा। सभी लोग समझते जाइएगा। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपके पिछले ईयर में पूछा गया प्रश्न था कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलना है। हर पेपर में 3 से 4 प्रश्न जो है पिछली बार पूछे गए थे। इस लेवल 3 से 4 प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड लेवल चेक करता है क्रम को बदलना और जल्दी से सॉल्व करना। तो समीकरण को सही बनाने के लिए, समीकरण मतलब हमारा बराबर 137 आइए, इसको अगर अभी इसको करेंगे तो पूरा 137 नहीं आएगा। तो हमें क्या क्या चेंजेज करना है कि 137 आ जाए। प्लस और गुणा को भाग और प्लस को, प्लस और गुणा को भाग या माइनस को, मतलब जो हमारा ये चीज़ दिया गया है वो हमें पहले देखना है। अब 137 लाने के लिए अगर हम ऐसा करते तो 12×5 = 60, यहाँ आएगा भाग आ जाएगा 25, और ये तो इससे भाग करेंगे तो कहीं संख्या कम आएगी। तो संख्या बढ़ाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे प्लस और गुणा को करना पड़ेगा। यानी कि 65 जहाँ प्लस है तो वहाँ गुणा कर देना है, और जहाँ गुणा होगा वहाँ प्लस कर देना। मतलब समझ रहे हैं सभी लोग, प्लस की जगह गुणा और गुणा की जगह प्लस कर देना। -25 भागे 5, अब गुणा है तो यहाँ पे +12 कर दीजिए। इसकी वैल्यू आपकी 137 के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो 55 आ जाएगा। ठीक है, और 12 ये हो गया, और 65 गुणे 2 तो 130 माइनस कितना आ गया 5 + 12। सभी लोग करिए, 130 -5 and 12 कितना आ जाएगा 137 आ जाएगा ना। यानी हमें क्या चेंज करना है, प्लस और गुणा को आपस में बदलना है। प्लस की जगह गुणा और गुणा की जगह प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें अपने माइंड से देखना पड़ेगा कि संख्या को बदलें, जो हमारा बराबर क्या संख्या रही, बड़ी है या छोटी है, वो चीज़ देखना पड़ता है। 1 से 100 तक की संख्याओं में शून्य कितनी बार आता है। काफ़ी लोग गलती कर देते हैं, 1 10 में आएगा, फिर 20 में। ठीक है, यहाँ संख्या में लिखे देता हूँ, और अंत में क्या करना है, सब लोग जो गलती कर देते हैं वो गलती आप लोगों की क्या हो जाती है, 100 में 2 बार आता है। ये नॉर्मल सा प्रश्न है, लेकिन काफ़ी लोग गलती कर दिए। ये तो अब चीज़ें नॉर्मल हो गई, सभी लोग जानते समझते हैं। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन सही जगह 11 हो जाएंगे। पहले चीज़ें हुआ करती थी कि लोग गलती कर देते थे, लेकिन अब इतना लेवल, इतना जीके, इतना जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अगला 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य में बदलना है। यहाँ पे जो 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं बताना है।
तो 1 से 30 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी कितनी हो जाती हैं, सभी लोग लिखिए। 2 हो जाएगी। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, किसी तीसरी संख्या अन्य से ना कटे, वह हमारी अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो स्वयं से कटे, 1 से भी कटे और किसी अन्य तीसरी संख्या भी कटे। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या बताना है तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, दोनों को सभी को योग कर लीजिए। केवल 10 संख्याएं हमारी हैं जो अभाज्य संख्याएं आ रही। हो सके तो 130, 150, 100 तक ये माइंड में अभी से कर लीजिए कितनी संख्याएं होती, लिख के याद रखिए, एग्जाम में फटाफट करिए। ये ऑर्डिनरी तैयारी होती है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। अगला, किसी विषम प्राकृत संख्या के परवर्ती तथा पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होता है। देखिए, किसी भी विषम प्राकृत संख्या अगर मान लीजिए हम कोई 7 लेते हैं तो 7 का परवर्ती क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, +1 करेंगे, और 7 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमेशा क्या सम संख्या आएगी। ठीक है, कोई विषम प्राकृत संख्या के परवर्ती पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होता है, सम संख्या से होगा। लेकिन अगर संख्याएं दी रही तो फिर वह 8 करना है। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न, और इसमें एक प्रश्न और आता है। मान लीजिए यहाँ से प्रश्न है, किसी सम प्राकृत संख्या के परवर्ती और पूर्ववर्ती का गुणनफल किस संख्या से विभाजित होगा, तो हमेशा विषम होगा। अगर सम आएगा तो उसका मान विषम से होगा, अगर विषम आएगा तो उसका मान सम से होगा। ये लॉजिक है, थोड़ा समझ लीजिएगा, सभी लोग माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला, 100 रुपये को संगीता और मनीष के बीच 3:2 के अनुपात में बांटा गया है। संगीता द्वारा प्राप्त राशि की अनुपात। अनुपात वाले 3 से 4 प्रश्न पूछे गए, हर पेपर में पूछा गया अनुपात वाले प्रश्न। ये प्रश्न जो है आपके पिछले ईयर में पूछा गया प्रश्न था। तो 100 रुपये को संगीता और मनीष के बीच 3:2 के अनुपात में, कुल हमारे रुपए 100 हैं, 3 और 2 के अनुपात में टोटल हमारा औसत 5 निकल के आता है। ठीक है, इतना आपको कर लेना है। और इतने के बाद हमें करना क्या चीज़ है, एक चीज़ और करना है। अब क्या करना है, 100/5 कर देना है, और किसका निकालना है, संगीता द्वारा प्राप्त। तो संगीता हमारा कितना, 3 आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारा कुल वैल्यू है, जो औसत निकालना है, उसको भाग कर देना है, गुणा किसका करना है, जिसके हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, संगीता द्वारा प्राप्त। तो संगीता और मनीष, तो संगीता को हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हमें 3 का गुणा कर देना है। यहाँ बटे में 5, औसत हमारा 5 निकल गया है ना, 3 2 5 करेंगे तो यहाँ पे बटे में 5 आएगा। अब 100/5 का क्या होता है, 20 होता है, 20 पंचे 100। अब 20 गुणे 3 करेंगे तो 20 3 60 होता है कि नहीं होता है। तो 20 3 60 मतलब 60 रुपये हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया गया है कि 1 किलोमीटर, 2 हेक्टोमीटर, 3 मीटर को किलोमीटर में व्यक्त करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि हमें ये चीज़ों को कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में व्यक्त करना है। तो 1 किलोमीटर को तो 1 ही दिया गया है, अब 2 हेक्टोमीटर दिया गया है, तो 2 हेक्टोमीटर मतलब 2/10 करेंगे तब यह 1 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, यानी किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। इसके बाद अगर मीटर दिया गया है तो इसमें फिर हमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा, 1000 का भाग करना पड़ेगा 3 में, तब यह किलोमीटर के बराबर आ जाएगा। तो मतलब समझ गए आपको, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। इतना आपको कर लेना, बस आपका आंसर आ गया। इसको जोड़ लीजिए, 1 आएगा, फिर आएगा +0.2 आ जाएगा, +0.3 आ जाएगा। इसको जोड़ लीजिए सभी लोग, तो 1.203 किलोमीटर आ रहा है। 203 थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं लगभग। लेकिन ये भी जानना जरूरी है आप लोगों को कि 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना होता है। अच्छा, अगर हेक्टोमीटर दिया रहे तब आपको ध्यान देना है कि 1 हेक्टोमीटर बराबर 0.2 किलोमीटर होता है। कितना होगा, 0.2 किलोमीटर, या 2/10 किलोमीटर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही दिया गया है। 1 मीटर 2 सेंटीमीटर 1.2 मीटर होगा, गलत होगा, क्योंकि 1 मीटर और 2 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके बाद कह रहा है
2 किलोमीटर और 30 मीटर दिया गया है। 2 किलोमीटर 30 मीटर, ये भी आपको वही सेम दिया, ये भी गलत हो जाएगा। अब बात आती 12 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर, तो 12.3 सेंटीमीटर। थर्ड वाला सही दिया गया। क्यों दिया गया है? क्योंकि 12 सेंटीमीटर और जो 3 मिलीमीटर लिखा है, तो हमको इसको क्या कर सकते हैं, 12 प्लस 0.3 सेंटीमीटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करेंगे तो 12.03 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपने समझ लिया ना, मिलीमीटर दिया गया है इसलिए सही होगा। सेंटीमीटर दिया होता तो सही नहीं होता, मिलीमीटर दे दिया गया इसलिए 12.3 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि मीटर में है या किलोमीटर में है, और ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। और 4 फीट 3 इंच को 4.3 इंच लिखेंगे। क्या ऐसा मुमकिन है, लिखा जा सकता है? सभी लोग बताइए। अच्छा, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सभी लोग बताइए। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। 2 इंच में 5 सेंटीमीटर, इतना जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही नहीं है? 1 सेंटीमीटर पर 0.01 मीटर, बिल्कुल सही दिया गया है। 1.570 किलोग्राम बराबर 1517 ग्राम, बिल्कुल सही दिया गया है ये भी। 1.2 किलोग्राम बराबर 1200 मीटर, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, बिल्कुल सही दिया गया है। अगला 2 इंच बराबर 10 सेंटीमीटर, ये गलत है, मैंने पहले ही बता दिया कि 1 इंच की वैल्यू होती है 2.5, तो 2 इंच में कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर होगी, लेकिन यहाँ कह रहा 10 सेंटीमीटर, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा संबंध यहाँ पे गलत होगा? 10⁻² डेसीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर, सही दिया गया है। 10.-2 डेसीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो जब पहला सही हो गया तो दूसरा गलत ही होगा, सेम टू सेम दिया गया इसलिए गलत हो जाएगा। क्योंकि 1 सेंटीमीटर में बराबर 10⁻³ डेकामीटर होता है, डीएम डेकामीटर। क्या होता है, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू किसके बराबर होती है, 10⁻³ या इसको 1/1000 लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 1/1000 डेकामीटर के बराबर होती है। बाकी 10⁻² किलोमीटर बराबर 1 डेकामीटर, बिल्कुल सही दिया गया है। 10⁻³ हेक्टामीटर बराबर 1 डेसीमीटर, ये भी सही दिया गया। लेकिन जो सेकंड वाला है तो वो थोड़ा सा, ठीक है, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिए। अगला प्रश्न है, सही उत्तर को चयन करना है। 80 डीएम डेकामीटर वर्ग डेकामीटर बराबर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। यदि डीएम बराबर डेसीमीटर, एमएम बराबर मिलीमीटर दिया गया है, तो डेसीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपको पता होगा कि 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है, और 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। ये भी पता होगा कि 1 डेसीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर होता है। तो 80 दिया गया है, तो 80 × 100 कर लीजिए। और वर्ग दिया गया है, तो यहाँ पे मिलीमीटर दिया गया है ना, और वर्ग मिलीमीटर में हमें निकालना है आंसर। तो यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, 80 × 100 और करना पड़ेगा, तब आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 लाख। और 8 लाख किस में दिया गया है, 4th ऑप्शन मिलीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दिया गया गुणनफल 1680 24 15 बराबर किसके बराबर होगा? 1 सप्ताह में सेकंडों की संख्या के, 5 दिनों में सेकंडों की संख्या के, यानी सेकंड संख्या दिया गया है। तो इन सभी का गुणा करिए पहले, तीनों का गुणा करके देखिए। तीनों का गुणा करेंगे, आपकी वैल्यू जाएगी 64800, 6,04,800। ये आपकी क्या आ जाएगी, ये जो ऊपर दिया गया गुणनफल। अब इसमें सबका गुणा करके देखिए ये कौन सा आपका सही आ रहा है। ठीक है, तो 1 सप्ताह वाला सही होगा। 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड। इतना गुणा कर लीजिए, आपकी इतनी वैल्यू आना चाहिए। गुणा करके देखिए सभी लोग, यह 1 सप्ताह के सेकंडों की संख्या के बराबर आ जाएगी। दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन इसलिए यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा।
ठीक है, सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर प्राप्त होता है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, 12 मीट्रिक टन और 8 क्विंटल, 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर। अब यहाँ पे ऑप्शंस किलोग्राम क्विंटल में दिया गया तो किलो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें हमारी क्लियर होंगी। तो कन्वर्ट कैसे करना, देखो जिसको अगर समझ नहीं आता ना तो वीडियो पॉज कर एक बार रिमाइंड कर लिया करिए, ठीक है, दोबारा देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी दिक्कतें अगर आती हैं, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है डिजिटल बोर्ड, और जल्दी आपके डिजिटल बोर्ड जैसे आएगा तो सारी चीज़ें आपकी ये जो प्रॉब्लम अभी हो रही हैं ये सारी क्लियर होंगी। तो आप लोगों को सबका सहयोग इसी तरह सहयोग बनाए रहें, तो एक दिन अवश्य वो दिन समय आएगा जहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे हम बताएंगे और जो ये प्रॉब्लम आती है ना एक एक चीज़ आपको समझाएंगे। तो 12 मीट्रिक टन में और 8 क्विंटल, इनको आपको समझिए। 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल मतलब आपको करना क्या है, 12,000 प्लस 800, ये क्या है, किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। 100 किलोग्राम का क्विंटल होता है, सभी लोग जानते हैं, तो 800 हो गया। और यहाँ पे 12,000 मीट्रिक टन, क्योंकि एक मीट्रिक टन में 1,000 किलोग्राम होता है, 12 मीट्रिक टन है तो 12,000 किलोग्राम हो जाएंगे। और यहाँ पे 800, तो 12,800 किलोग्राम ये हो गया। इसके बाद 8 मीट्रिक टन और 50 किलोग्राम, तो 8 मतलब 8,000 और 50 ये हो गया, तो 8,050 ये हो गया। तो आपको करना क्या है, घटाना है, कुछ नहीं, घटाने पर प्राप्त करके बताइए। तो पहला हमारा 12,800 आया, ठीक है, दूसरा हमारा आया 8,050 आया। अब इसमें आपको करना क्या है, माइनस कर लेना, 0 10 में 5 गया 2, 7, 12 में 8 गया 4, 4750 किलोग्राम आना चाहिए। अब 4750 किलोग्राम को आपको मीट्रिक टन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 4750 है तो 1,000 का मीट्रिक टन होता है, तो 4 मीट्रिक टन यहाँ पे हो गए, और 7 क्विंटल 50 किलोग्राम होना चाहिए। देखिए 4 मीट्रिक टन 7 क्विंटल 50 किलोग्राम, सेकंड वाला ऑप्शन जो दिया गया ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, समझ लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं कि 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान किसके बराबर नहीं है। अब बताइए, ये वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान किसके बराबर नहीं होगा। 25 पैसे के 15 सिक्का, तो 25 गुणे 15 करिए, 375 पैसे हो जाएंगे। अब 375 पैसे को क्या क्या हम लिख सकते हैं, 1 रुपये के 3 सिक्के हो गए तो 300 पैसे हो गए, 50 पैसे 350 पैसे हो गए, एक सिक्का 25 है 375 हो जाएंगे, तो बिल्कुल ये सही दिया गया है। इसके बाद दूसरा 1 रुपये के 2 सिक्के मतलब 200 हो गया, फिर 50 पैसे 250 पैसे, फिर 3 सिक्के और 25 पैसे और हो गए, 50 पैसे के 3 सिक्के सॉरी दिया गया, तो 2 सिक्के 200 पैसे हो गए, 50 के 3 दिया गया तो 150 ये हो गए, तो 3.5 हो गए, 25 और तो ये भी 75 हो जाएंगे, 375 पैसे। 1 रुपये के 3 सिक्के तो 300 हो जाए, 25 पैसे के 3 तो 25 नहीं 50, 375 पैसे ये भी हो जाएंगे। इसके बाद कह रहा है 1 रुपये के 3 सिक्के तो 300 हो गए, और 25 पैसे के 2 सिक्के तो 25 दूनी 50 हो गए, ये गलत दिया गया। तो चौथा वाला असत्य दिया गया, बाकी आपके तीनों सत्य दिए गए। तो 1 2 3 असत्य बताना, तो केवल चौथा असत्य होगा, बाकी सारे सत्य होंगे। चलिए क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दे रहे हैं कि घड़ी में बड़ी सुई के किसी अंक से ठीक अगले अंक तक पहुंचने में लगने वाले समय के लिए कौन सा असत्य होगा। 5 मिनट 300 सेकंड, 1/12 घंटा, 1 घंटा। ये वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है। घड़ी में बड़ी सुई के किसी अंक से ठीक अगले अंक तक पहुँचने में लगने वाले समय में कौन सा असत्य होगा। 5 मिनट का रखते हैं, 300 सेकंड लिखते हैं, 1/12 घंटे लिखते हैं या 1 घंटे, कौन सा असत्य होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। और 15 में है कि उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। ये विशेष शिक्षा के समान है, प्रत्येक छात्र पर ध्यान देना केवल विशेष ज़रूरतों वाले छात्रों के लिए ही नहीं है, उन छात्रों के लिए है जो अपने साथियों की तुलना में पिछड़ रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। आपके पिछली बार पूछा गया था कि उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं होगा, यानी ये जरूरी जानना जरूरी कि उपचारात्मक शिक्षण जो होता है इसके लिए सही कथन क्या होगा, कि प्रत्येक छात्र पर ध्यान देना चाहिए,
केवल विशेष ज़रूरत वालों के लिए ही नहीं ध्यान देना कि केवल विशेष ज़रूरत वालों उनको भी, सब प्रत्येक को सभी को समान देखना। उन छात्रों के लिए है जो अपने साथियों की तुलना में पिछड़ रहे हैं, उनको भी ध्यान देना। तो कहीं ना कहीं कौन सा कथन सही नहीं है, ये विशेष शिक्षा के समान है। तो उपचारात्मक शिक्षण एक विशेष शिक्षा के समान नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ईएसबी ने इसको फर्स्ट ऑप्शन सही माना है। आइए बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है, सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों प्रत्येक ब्रदर सिस्टर एंड टीचर सभी कमेंट कीजिएगा। साथियों इनमें से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मैथ्स पेडागोजी में स्टेटमेंट या कथन जो होता है, परिभाषाएं 2 नंबर की पूछी ही जाती हैं। तो इनमें से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। हागवेन, स्किनर, लॉक या बेंजामिन पेरिक पियर्स की बात हो रही है। तो आप सभी लोग जानते हैं जिसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है मैथ्स में कि यह बेंजामिन पेरिक पेरिस ने कहा। किसने कहा है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ये चारों ऑप्शन हागवेन का पूछा जाता है, बेंजामिन पियर्स का पूछा जाता है। ये ऐसे स्टेटमेंट कथन परिभाषाएं इनकी पूछी जाती है। अगर ये 4-5 आपने परिभाषाएं कथन पढ़ लिया तो 2 नंबर आपके वाकई में यहीं से पक्के हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है। कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि समाकलन किया जाना चाहिए। कक्षा 1-2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, या कह सकते हैं कि अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों की बात की जा रही है, बालक बालिकाओं की बात की जा रही है, जिसमें गणित शिक्षण अधिगम के लिए पूछा जा रहा है। तो कक्षा 2 के विद्यार्थी हैं तो कहीं ना कहीं गणित व अन्य विषयों की जैसे कि भाषा, कला इत्यादि समाकलन किया जाना चाहिए। समाकलन मतलब जोड़कर बताना चाहिए कक्षा 1 और 2 के लिए, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न आपके पिछले ईयर बार जो आपके पेपर में एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था। एक शिक्षक गणित कक्षा में समुदाय और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, उसे क्या नहीं करना चाहिए। सोचिए, आपकी नियुक्ति होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं और आप ही जो है गणित के शिक्षक बनते हैं जो कक्षा में समुदाय और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या नहीं करना है इस पर। एक दूसरे के विचार को संसाधित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना, तो ये आप लोग करेंगे। कई स्तरों के साथ जुड़े कार्य प्रदान करना, या शुरू करने के लिए प्रश्न को हल करने के लिए रणनीति प्रदान करना, या कह सकते हैं कि प्रश्न हल के लिए कक्षा में छोटे समूहों में विभाजित कर देना, कि आप समूह में डिवाइडेशन हो जाइए। ठीक है, देखिए आप समझिए थोड़ा ध्यानपूर्वक, माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। संभावित प्रश्न है, एक शिक्षक गणित कक्षा में समुदाय और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, तो उसे जो है एक दूसरे के विचार को संशोधित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहन करना चाहिए। जहाँ पे प्रोत्साहन हो मतलब पेडागोजी है। कई स्तरों के साथ जुड़े कार्य प्रदान करना चाहिए, तो साथ में जुड़ा कार्य है तो ये भी पॉजिटिव हो जाता है। इसके बाद कह रहा है कि शुरू करने के लिए प्रश्न को हल करने की कोई रणनीति प्रदान, तो ऐसा नहीं, शुरू करने के लिए प्रश्न की हल करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि शुरुआत की बात की जा रही है। प्रश्न हल के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करना, तो ये पॉसिबल हो सकता है। छोटे समूहों में विभाजित कर देने से 20 मान लीजिए 50 विद्यार्थी हैं आपके कक्षा में, उनको 5-5, 10-10 या 15-15 विद्यार्थियों कर लीजिए, 4-5 सवाल दे दीजिए ग्रुप में समूह में सॉल्व करने के लिए, तो ये अच्छी रणनीति है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि शुरू करने के लिए प्रश्न हल करने के लिए रणनीति प्रदान करना चाहिए, ये आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो है क्या कर रहे हैं, गणित की कक्षा में समुदाय और भागीदारी की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन निगेटिव हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया कि विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति होती है। कौशल, अनुप्रयोग, पूर्व ज्ञान या अवबोधन। देखिए, विद्यार्थी अर्थात बालक बालिकाओं में गणित की संकल्पनाएं जो सिद्धांत होते हैं उनके अर्थ को बच्चा जो है बालक बालिका समझता है, तो अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति होगी। मतलब जो बालक बालिका गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांत के अर्थ को समझने लगे तो वह अधिगम के किस उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है, तो वह अधिगम के अवबोधन के उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। क्या हो जाएगा, अवबोधन। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। कंसेप्ट की क्लास जिनको चाहिए मैथ्स की कमेंट कीजिए, कंसेप्ट की प्रैक्टिस सेट भी आएगा, सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस होगी क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। अगला प्रश्न देखिएगा, गणित को क्या कहा जाता है, कई बार पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है।
गणित को विद्यार्थियों का दुश्मन, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा या मस्तिष्क का व्यायाम। तो कहीं नहीं गणित में हमें क्या करना पड़ता, सोच विचार सोचना पड़ता है। अपने कहते हैं ना दिमाग में जोर लगाओ, तो दिमाग के जोर लगाना मतलब मस्तिष्क का व्यायाम करना, कि नसें होती हैं वो ठीक है जल्दी जल्दी फड़कती हैं, ठीक है, प्रभाव पड़ता है मस्तिष्क में थोड़ा। तो गणित को क्या कहा जाता है, मस्तिष्क का व्यायाम। यानी जिसको गणित हल करना हो तो मस्तिष्क का जिसको व्यायाम करना हो गणित हल कीजिए, आपके मस्तिष्क का व्यायाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी? मैंने कहा परिभाषा, स्टेटमेंट, कथन, 2 नंबर रखे हुए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है? किलपैट्रिक, थॉर्नडाइक, क्रोक्रो, स्किनर। तो सभी लोग जानते हैं ये परिभाषा किसकी है। यह परिभाषा आपकी किलपैट्रिक की हो जाती है। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। तो हम बात करेंगे किलपैट्रिक की। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न दिया गया है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, यह सभी। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न, रिपीट हो सकता है। वह उद्देश्य बताना है जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर ले, तो उसे क्या कहा जाता है? शैक्षिक उद्देश्य कहा जाता है। शैक्षिक उद्देश्य किसे कहा जाता है दोस्तों? वह उद्देश्य जो कि गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर ले, तो वह हो जाएगा शैक्षिक उद्देश्य, इज द राइट आंसर। आइए बात, प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण किसका है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मुदालियर आयोग, शिक्षा नीति 1986 या राधाकृष्णन जी का? तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, कि इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार हमें समझना चाहिए। और ऐसे 2-3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं कि यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षा द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों को गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। यह दृष्टिकोण हमारा शिक्षा नीति 1986 का है। ठीक है, अभी नई शिक्षा नीति 2020 आ चुकी है और 2020 जो शिक्षा नीति है इससे संबंधित अब प्रश्न आगामी हम करेंगे और इससे पूछे भी जाएंगे आपके पेपर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित पर बात ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, जब आपकी नियुक्ति होगी, शिक्षक बनेंगे, गणित के मान लिया अध्यापक बना दिया गया आपको, तो आपको जब गणित शिक्षण करा रहे होंगे तो आपको जो है गणित शिक्षक में किस बात पर ध्यान नहीं देना है? व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, मानसिक शक्तियों का विकास हो, जाति प्रतिष्ठा का उपाय है और आनंद की प्राप्ति न हो। सभी बताइए, गणित शिक्षा में शिक्षक को किस बात का ध्यान नहीं देना चाहिए? देखिए दोस्तों, व्यवहारिक जीवन के विषय का संबंध हो तो ऐसा तो होना चाहिए क्योंकि बच्चा तभी समझ पाएगा। मानसिक शक्तियों का विकास हो, ऐसा भी होना चाहिए। जाति प्रतिष्ठा का उपाय हो, तो जाति प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं हमें निगेटिव लग रहा है। बाकी आनंद की प्राप्ति ना हो, तो पढ़ने में आनंद भी थोड़ा बहुत नेगेटिव है, लेकिन जाति प्रतिष्ठा का उपाय और आनंद की प्राप्ति ना हो। तो गणित शिक्षण में शिक्षक को किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, ये भी ध्यान देना। तो आनंद की प्राप्ति ना हो, इस पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। आनंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन जाति प्रतिष्ठा भी आपका है। अब इनमें से 2 बचता है, सभी बताइए इनमें से कौन सा होगा? हमारे अकॉर्डिंग जाति प्रतिष्ठा होनी चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या? सभी लोग बताइए, यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, किसने कहा है? ड्यूट, बेकन, डटन, प्लूटो। पिछली बार आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, और जो 2012 में एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना, ये डटन का कथन हो जाएगा। इन्होंने डट कर शक्ति प्रदान किया है, ये पॉइंट याद रखिएगा, सेव कर लीजिएगा। अगला व्यवहारिक गणित भाग है, तो व्यवहारिक गणित किसका भाग होती है? संख्याओं के हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी करना, समीकरण को हल करना, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। तो व्यवहारिक गणित का भाग किसका होता है? तो व्यवहारिक गणित का भाग होता है बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। ठीक है, 4th ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। असाधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण जो भी हो, हमारा मुख्य
कार किसी विशेष बच्चे को खाली स्थान बनने में सहायता करना होना चाहिए। देखिए, जानते हैं आप लोग कि असाधारण बच्चे के लिए, बच्चा कैसा असाधारण बच्चा है, उसके लिए उपचार के विवरण जो भी हों, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चों को खाली स्थान बनने में सहायता करना होना चाहिए। शारीरिक तौर पर सक्षम, भावनात्मक रूप में स्थिर, आर्थिक रूप में स्वतंत्र या अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समयोचित। तो आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ पे असाधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण की अगर बात की जा रही है, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चे को अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित बनने में सहायता करना होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। 2 प्रश्न और बचे हुए हैं इस प्रैक्टिस सेट में। अगला प्रश्न आइए जान लेते समझ लेते हैं कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है। अगर कोई बच्चा गणित का अध्ययन कर रहा है तो उस बच्चे में किन किन गुणों का विकास होगा। आत्मविश्वास आएगा, आत्मनिर्भरता आएगी, तार्किक सोच बढ़ेगी, ये सभी होगी। जो भी बच्चा गणित का अध्ययन कर रहा हो, गणित के अध्ययन करने में बच्चे में जिस आत्मविश्वास का भी गुण विकास होता है, आत्मनिर्भरता भी आती है और तार्किक सोच में भी प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये सभी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। और मैथ्स पेडागोजी का 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क एवं निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ना और उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। कौन सा कथन है जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम 2005 के अकॉर्डिंग क्या मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क एवं निश्चित तरीका निहित है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, उसे पढ़ाने की विधि ये तो होगा। अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बनाना, तो निर्धारित सब सूत्र बताना ये नेगेटिव हो जाएगा, यह सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा है। पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त सामग्रियों के लिखने का तरीका ये हो रहा है। कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास ये भी हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन होगा कि ये हमारा अनुपालन नहीं कर रहा है एनसीएफ 2005 में सोचने एवं तर्क निश्चित के तरीका में। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लगे, 15 में से आप लोगों ने कितने स्कोर प्राप्त किया, सभी लोगों को कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। और जिनको भी टॉपर नोट्स प्राप्त करना है आपको व्हाट्सएप करना है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता होगा 9630689598। ये हमारा संस्था का कोचिंग सेंटर का व्हाट्सएप है, आपको कॉल नहीं करना। देखिए व्हाट्सएप कीजिए, पूरा डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।